नमस्कार। ब्रेक के बाद दर्शकों आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज, आपके साथ में सृष्टि मिश्रा। बेहद खास कार्यक्रम का वक्त हो चुका है। आंकड़े हमारे फैसला आपका। आज बात करूंगी मिडल ईस्ट की। मिडल ईस्ट में जारी घमासान थमने का नाम नहीं ले रहा। अमेरिका हो या ईरान, दोनों ओर से भीषण बमबारी हो रही है। दोनों एक दूसरे के सैन्य ठिकानों को निशाना बना रहे हैं। कई दिनों की भीषण बमबारी के बाद आज एक बार फिर से स्थायी युद्ध विराम के लिए वार्ता की कोशिश तेज हुई। अमेरिका और ईरान ने एक दूसरे पर हमले रोक दिए। दोनों देशों को अंतरिम सीजफायर समझौते पर वापस लाने के लिए बातचीत जारी है। हालांकि ऐसे प्रयास पहले भी हुए, लेकिन नतीजा पूरी दुनिया देख रही है। लेकिन जिस तरह के हालात बन रहे हैं, उससे नहीं लगता है कि शांति वार्ता कामयाब इन दोनों देशों की होगी, क्योंकि इजरायली पीएम नेतन्याहू अमेरिका में राष्ट्रपति ट्रंप से मुलाकात करने वाले हैं और आज वो पहुंचने वाले हैं। और यहां से बताना जरूरी है कि नेतन्याहू ईरान पर हमले रोकने के पक्ष में नहीं है। तो क्या ट्रंप फिर नेतन्याहू की बात मानेंगे, यानी ईरान पर फिर से अटैक्स होंगे? लेकिन पिछले 5 महीनों का लेखा जोखा देखा जाए तो ईरान ने अमेरिका और इजरायल को कड़ी टक्कर दी है। ईरान की खौफनाक मिसाइलों की मारक क्षमता से अमेरिका के सैनिक कमांडर भी सन्न हैं। तो क्या इसी वजह से ट्रंप शांति वार्ता की मेज पर आने को तैयार हैं? क्या ट्रंप को भी मिडिल ईस्ट से भागना पड़ेगा, या फिर ट्रंप इस बार आर पार की लड़ाई के मूड में है? इसी मुद्दे पर बेहद कम समय में मेरे साथ आप खास मेहमानों को डिबेट में देखेंगे। और आज पहले हम सर्वे बताएंगे। सर्वे हमने किया है, लोगों ने क्या राय रखी है ट्रंप को लेकर, ईरान को लेकर। चलिए फटाफट से देखते हैं। सर्वे का पहला सवाल हमने पूछा दर्शकों मिडिल ईस्ट को लेकर। देखिए, क्या मिडिल ईस्ट से अमेरिका को पीछे हटना पड़ेगा? पहला सवाल हमने पूछा। इसके आंकड़े देखिए आ चुके हैं। 43% लोग हाँ यही आखिरी रास्ता है। 25% लोगों ने कहा नहीं दूसरे विकल्प मौजूद हैं। 29% 29% कह रहे हैं ट्रंप कूटनीति से हल निकालेंगे और 3% कुछ कह नहीं सकते। ये रहा सर्वे नंबर 1, सवाल नंबर 1। सवाल नंबर 2 पे हम मूव कर रहे हैं। चलिए, सवाल नंबर 2 हमने पूछा कि क्या ईरान पर सबसे बड़ा हमला बाकी है? क्या दुनिया ये देख रही है कि अभी ट्रंप बड़ी रणनीति अपनाएंगे? इस पर देखिए फटाफट से जवाब आए हैं। 32% हाँ अभी बड़ा हमला हो सकता है, नहीं अभी कई विकल्प बाकी है 29%, जहां नेक्स्ट 36% लोग कह रहे हैं अभी निर्णायक मोड़ पर नहीं है, और 3% कुछ कह नहीं सकते। ये रहा सर्वे नंबर 2 का सवाल। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमने तीसरा सवाल पूछा, हमने सर्वे पर हमने तीसरा ये सवाल पूछा कि क्या ट्रंप ईरान पर एटम बम दागेंगे? देखिए यही है खतरनाक हमारा सवाल, जिस पर जनता ने क्या समझा आइए देखते हैं। 16% हाँ एटम बम दाग सकते हैं। 49% 49% लोग कह रहे हैं नहीं ये गलत है, उचित नहीं है। और 34% केवल अंतिम विकल्प के रूप में, और 1% कुछ कह नहीं सकते। आगे बढ़ते हैं। एक और सवाल हमने पूछा, क्या ईरान पीछे नहीं हटेगा? क्या ईरान पीछे नहीं हटेगा? इस पर देखिए ईरान को लेकर कितनी स्मार्ट हमारी जनता है वो देखते हैं। 53% नहीं ईरान पीछे नहीं हटेगा। 15% हाँ ईरान पीछे हटेगा। 34% केवल अंतिम विकल्प के रूप में, और 1% कुछ कह नहीं सकते हैं। और पांचवा और अंतिम क्वेश्चन हमारा, क्या ईरान मिसाइल ताकत से जीत जाएगा? ये देखिए महत्वपूर्ण सवाल हमने पूछा कि क्या ईरान की जो मिसाइलों की कैपेसिटी है उससे ईरान जीत जाएगा? 28% हाँ ईरान मिसाइल ताकत से जीत जाएगा। 26% नहीं मिसाइल पावर इतनी ईरान की ताकतवर नहीं। 41% अमेरिका के सामने टिक नहीं पाएगा, और 5% कुछ कह नहीं सकते। ये रहा हमारा सर्वे आज का, जो हमने इस खबर को लेकर पूछा है। और बेहद खास मेहमान मेरे साथ जुड़ चुके हैं, मेजर जनरल अनुज माथुर सर, डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर। बहुत स्वागत है सर, गुड इवनिंग आपको। और कैसे हैं आप? देखिए सर, सबसे बड़ा सवाल तो यही है अनुज सर कि वाकई आज शाम में अमेरिका पहुंच जाएंगे बेंजामिन नेतन्याहू, शुरू से एक ही वो प्रधानमंत्री जो ईरान पर अटैक करा रहा है, अमेरिका को भी रिझा रहा है और डोनाल्ड ट्रंप को मना रहा है। सर कैसे देख रहे हैं, क्या वाकई अमेरिका कुछ बड़ा सोचने वाला है, या बैकफुट पर आएंगे ट्रंप? जय हिंद सृष्टि। देखिए मैं आपको एक बात बिल्कुल साफ बता देना चाहता हूं कि ये अक्सर ये बात कही जाती है और कई एनालिस्ट भी इस बात को मान रहे हैं कि ईरान जो है वो जबरदस्ती हमले करवा रहा है और ईरान की वजह से अमेरिका इस युद्ध में फंसा हुआ है। ऐसा नहीं है। मेरा मानना ये है कि इजराइल जो है वो अमेरिका के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है, और अमेरिका की पूरी पश्चिम एशिया की जो पॉलिसी है वो उसी के इर्द गिर्द मेरे ख्याल से इजराइल के इर्द गिर्द रहती है। हाँ। तो अगर इजराइल के वजह से हमले
हो रहे हैं तो उसमें अमेरिका का भी उतना का उतना हाथ है। अगर इजराइल को कोई बहुत मेजर नुकसान होगा या इजराइल को बहुत ज्यादा बड़ी हार उठानी पड़ेगी, तो उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट अमेरिका और अमेरिका की वेस्ट एशिया पॉलिसी पर और अमेरिका के जो डोमेस्टिक इश्यूज हैं उनके ऊपर पड़ने वाला है। तो ये बात बिल्कुल निश्चित है कि इजराइल की भी बात है और साथ ही साथ अमेरिका का भी इंटरेस्ट है। और ये जो अमेरिका हमले कर रहा है उसमें मात्र इजराइल एक कारण नहीं है। अमेरिका के अब हम लोग के दो तीन बहुत महत्वपूर्ण कारण हैं। वो नहीं चाहता कि ईरान, देखिए ये जो ईरान के साथ अमेरिका का जो जो एनकाउंटर टाइप चल रहा है, ये कोई नई बात नहीं है। 1979 से पिछले 47-48 वर्षों से उनके ऊपर सैंक्शंस उनके ऊपर लगा के रखे हुए हैं, उनके ऊपर बहुत सारे अन्य प्रकार के दबाव हैं, व्यापार उनको नहीं करने आप दे रहे हैं। तो वो तमाम चीजें इस बात को दिखाती हैं कि अमेरिका और ईरान का पहले से एक बहुत बड़ा इशू चल रहा है, जो कि अब फिजिकली इसमें ट्रांसलेट हो गया है। ईरान को बार बार ये कहना कि ईरान जीत गया और ईरान ने अमेरिका को घुटने टिका दिया वगैरह, सृष्टि मेरा ये मानना है इसको ठीक नहीं कहा जाएगा। असल एक्सप्रेशन अगर हम कहें, ईरान ने पिछले 4 महीने 5 महीने से बहुत जबरदस्त रेजिलियंस दिखाते हुए अमेरिका की माइट के सामने वो टिका रहा है। इसका अर्थ ये नहीं है कि वो जीत गया है युद्ध को। तो ये बात भी समझने की आवश्यकता है। आप देखिए एक प्रकार से सृष्टि जो ईरान के जो पलटवार है, आप उसको एक एनालाइज करके हम अगर देखेंगे तो ईरान का पलटवार, एक भी मिसाइल इजराइल के ऊपर ईरान ने नहीं दागी। जबकि ईरान का कहना है कि जब तक हिजबुल्लाह और गाजा में शांति नहीं होगी तब तक वो शांति नहीं मानेंगे। उसके बावजूद एक भी मिसाइल वहां फायर नहीं हुई। अमेरिका के किसी भी नेवल एसेट के ऊपर डायरेक्ट मिसाइल का फायर नहीं हुआ है। तमाम उनके शिप्स जो हैं वो किसी ना किसी ईरान की मिसाइल की जद में है। तो ये बात ईरान भी समझता है कि अगर उसने इस चीज को और एस्केलेट किया तो उसको कहीं और ज्यादा नुकसान यहाँ पर उठाना पड़ सकता है। तो वो भी इस बात को जानता है। दोनों साइड्स कहीं ना कहीं एक ऐसा रास्ता देखने का प्रयास कर रही हैं जहां से वो दोनों को एक थोड़ा इस प्रकार का एग्जिट मिले, जिससे कि दोनों अपने अपने तरफ से सोच सकें कि हम जीत का नोशन लेकर के वहां से निकले हैं। सृष्टि ठीक है सर, ठीक है, बने रहिए सर। निपुण आलम बयान सर भी जुड़ चुके हैं, इस फॉरेन एक्सपर्ट। सर आपका ये बहुत बहुत स्वागत है इंडिया न्यूज पर। और सर मेरा सवाल आपसे यही होगा कि आज नेतन्याहू अमेरिका पहुंचने वाले हैं और इन दोनों का होगा मंथन, विभिन्न एजेंडे पर बातचीत होगी। सर क्या लग रहा है, पूरे मिडिल ईस्ट में जो जंग की ज्वाला हम देख रहे हैं और अभी ईरान अपने बैलिस्टिक मिसाइल्स का उपयोग कर रहा है, सर क्या जंग और भड़केगी या फिर बीच का रास्ता अपनाते नजर आएंगे ट्रंप, क्या कहेंगे? देखिए, हालांकि अनुज सर ने बहुत डिटेल से बता ही दी है। हाँ। तो उसी में थोड़ा मैं ऐड ऑन करता हूँ चीज़ों को। देखिए, अभी जो स्थिति बनी हुई है, अब हम देखें ईरान और अमेरिका के बीच में सिचुएशन बीच में रुकी, फिर टेंस हुई, और इधर हम देखें इजराइल और अमेरिका के बीच में जो रिलेशन थे बीच के हाल के दिनों में थोड़ा सा में टेंशन आई हैं, तनाव आए हैं। वो पहले जैसे जो एक गर्मजोशी वाले संबंध थे वो नहीं रहे। हम ये कह सकते हैं कि सामान्य संबंध रहे, जनरल रिलेशंस रहे, लेकिन बहुत गर्मजोशी आई हो ऐसा नहीं रहा दोनों देशों के बीच में। तो एक तो जो भी मनमुटाव हैं, जो चीज़ों को लेकर कि अटैक हो रहे, ये हो रहे हैं, मुझे लगता है उन सब पर बात होगी कि दोनों देशों का क्या नजरिया है, क्या अप्रोच है उसको लेकर। दूसरा कि भाई आगे इस मैटर को कैसे लेकर चलना है, क्योंकि ईरान के हमले ठीक है अमेरिका पर नहीं हो रहे हैं, लेकिन और कंट्रीज पर तो हो रहे हैं, और पूरा गल्फ जो है उसको कहीं ना कहीं चपेट में है। तो पूरे गल्फ के स्थिति को सोचते हुए कि आगे की स्ट्रेटजी क्या रहने वाली है उसको लेकर बातें होगी। ये बात फैक्ट है कि अमेरिका इस वॉर को लंबा नहीं खींचना चाहता था स्टार्टिंग से ही, लेकिन अमेरिका इसमें लगातार फंसता ही चला गया। ईरान का भी इस वॉर को बहुत लंबा लेकर चलने का मकसद नहीं था। ईरान के ऊपर तो ये वॉर थोपी गई है और ईरान की हालात ऐसे नहीं थे कि इस वॉर को लंबा खींचे, लेकिन बात क्या थी कि आपने ईरान के पास में कोई चॉइस नहीं छोड़ी। कहते ना, किसी को इतना मत सताओ कि फिर वो डर ही खत्म हो जाए। exactly. तो वो स्थिति कहीं ना कहीं ईरान के साथ हुई कि ईरान के ऊपर उस प्रकार की थोपने के बाद फिर जो ईरान के अलाई कंट्रीज हैं, चाइना है, रशिया, की मदद मिली और ईरान लगातार क्या कर रहा है, फाइट कर रहा है। बात यह है कि ईरान वॉर रोके, लेकिन ईरान को वॉर रोकने के बदले 300 बिलियन चाहिए। अब 300 बिलियन कौन देगा? अगर अमेरिका देता है
तो अमेरिका को तो भारी पड़ जाएगा ये वॉर करना। अमेरिका की डोमेस्टिक पॉलिटिक्स में भूचाल आ जाएगा। अमेरिकन कहेंगे कि भाई आपने वॉर में पैसा भी खर्च किया, ईरान को अगर आपने मारा भी तो बाद में पैसा भी दे दिया, आप गए क्यों थे? तो अमेरिका के सामने ये जी इशू, सर। पूरी दुनिया के सामने ये मुद्दा आएगा कि भाई अमेरिका गया और अमेरिका उसको हैंडल नहीं कर पाया, बल्कि अमेरिका को फंड देने पड़े। इस स्थिति में ईरान विक्ट्री साइन देगा। और अगर मान लीजिए अमेरिका पीछे हट जाता है और ईरान एकदम से, तो आने वाले समय स्थिति ये होगी कि ईरान का मनोबल और बढ़ेगा, इजराइल के लिए उतने ज्यादा तनाव बढ़ेंगे, टेंशन बढ़ेंगे। और अगर इसराइल के लिए टेंशन बढ़ेगी तो अंतोगत्वा अमेरिका के लिए भी बढ़ेगी, बिकॉज अमेरिका का कैपिटल है इसराइल इन गल्फ नेशन। तो कई एस्पेक्ट्स हैं जिनको लेके बात है। और रही बात लंबा खींचने की, देखिए अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की प्रकृति थोड़ा अलग है। जी सर। इस प्रकृति के बारे में कहना बड़ा मुश्किल हो जाता है कि भविष्य क्या होने वाला है। ये बात लेकिन बिल्कुल ठीक है। अभी जिस प्रकार के हालात हैं उसमें लगता नहीं कि वॉर जल्दी खत्म होने वाला होगा। वॉर लंबा खींच भी सकता है। और उसी को लेकर मान रहा हूँ कि पीएम का, बेंजामिन नेतन्याहू का जाना वही शो कर रहा है। ठीक है सर। अनुज माथुर सर, मैं आपके पास आना चाहूंगी। सर देखिए, अमेरिका ने जो एआई वीडियो बनाकर दिखाया है दुनिया को, आपने देखा होगा आई होप, खार्ग द्वीप पर किस तरीके से हम यहां पर हमला करने वाले हैं। वी आर द बॉस, मतलब अमेरिका ने दिखाने की कोशिश की कि वी आर द बॉस और हमारे पास कोई कमी नहीं हुई है। जबकि डैनकेन ने बीते दिन कहा है सर कि अमेरिका के पास लिमिटेड हथियार है। अब ये साफ कहा है डैनकेन ने। हालांकि डोनाल्ड ट्रंप ने पता नहीं क्या यहां पर उनको जवाबदेही तय की होगी जब उन्होंने अमेरिका ही नहीं पूरी दुनिया को बता दिया कि अमेरिका के पास दबाव हो रहा है। सर कैसे देख रहे हैं वी आर द बॉस जो बताना चाह रहे हैं, और खार्ग पर जो अटैक का एआई वीडियो आपने देखा होगा? सृष्टि देखिए, मैं आपको एक बात बिल्कुल साफ बता देता हूं कि आपकी लड़ने की क्षमता कितनी है ये आपकी राजनीतिक लीडरशिप को उतना नहीं मालूम होता जितना कि आपकी मिलिट्री लीडरशिप को मालूम होता है। और ठीक है, अगर उनके हाँ। मिलिट्री के सुप्रीम कमांडर, मिलिट्री कमांडर कह रहे हैं कि कुछ समस्या है तो है, आप इस बात को मान लीजिए और उस बात को लेकिन मैं आपको जो बताना चाह रहा हूं वो ये है कि अमेरिका आज भी दुनिया की सबसे बड़ी सामरिक और सबसे बड़ी आर्थिक शक्ति है, जी। इसमें किसी को संदेह नहीं होना चाहिए। और जब हम ये मानने को तैयार हैं कि ईरान ने पिछले जब तक वो चीज फायर रहा तो उन्होंने अपने हजारों मिसाइलें बना ली और ये कर लिया, तो उसी प्रकार से दुनिया का सबसे बड़ा मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स अमेरिका में है। सबसे ज्यादा तेजी से अगर कोई दुनिया में हथियार बना प्रोडक्शन कर सकता है वो अमेरिका है। और ये बात मैं मानता हूं कि ईरान ने अपनी शक्ति का दोबारा करने की कोशिश करी, लेकिन उसी के साथ साथ अमेरिका ने भी अपने जो रिप्लेनिशमेंट्स हैं, जो दोबारा बनाई चीजें हैं। अमेरिका, अगर आपको याद हो तो 25 जून 2025 के स्ट्राइक्स के बाद अमेरिका ने कहा था कि GBU-57 बॉम्ब्स का प्रोडक्शन जो है वो आप बढ़ा दीजिए। उस समय से ये तो मेरा ये मानना है कि जो क्षमता ईरान की है अपने प्रोडक्शन को दोबारा रीइंस्टेट करने की, उससे कहीं ज्यादा क्षमता वो अमेरिका के पास है। तो अब ये तो मानने वाली बात नहीं है कि अमेरिका मिलिटरीली ईरान से पिछड़ रहा है या उनसे वीक हो गया है। संभव नहीं है, संभव नहीं है। अब प्रश्न सिर्फ यही है कि एक होते उसको बोलते हैं फिरिक विक्ट्री। फिरिक विक्ट्री 280 और 278 ईसा पूर्व में दो लड़ाइयां हुई थी जिनमें जो जीत के आया था रोमन्स के खिलाफ, जी सर। उसने ये उनको लगा था कि भाई इससे अच्छा तो हम हार जाते। जो जीत थी वो इतनी एक्सपेंसिव हो गई थी कि इसका नाम फिर पड़ गया इसका फेरिक विक्ट्री। तो अमेरिका के ऊपर भी जो आर्थिक रूप से अमेरिका पर दबाव आ रहा है और जितना पैसा वो खर्च रहे हैं, मेरा लगता है 100 बिलियन से ऊपर वो ऑलरेडी इसके ऊपर स्पेंड कर चुके हैं। तो वो एक ऐसी परिस्थिति शायद फेरिक विक्ट्री जैसी ना आए सृष्टि, ये एक संभावना है। लेकिन एक बात बिल्कुल मैं क्लियर बता देना चाहता हूं कि मिलिटरीली अमेरिका को आप रोक सकते हैं, हरा नहीं सकते। ईरान भी इस बात को जानता है। तो ये बिल्कुल बिल्कुल साफ है। जहां तक सवाल मिडिल ईस्ट को छोड़ने का है, आपको मैं इतना बता सकता हूं कि अगर मिडिल ईस्ट से या वेस्ट एशिया से अमेरिका पूरी तरह निकल करके जाएगा तो वो अमेरिका के लिए एक इकोनॉमिक कैटास्ट्रफी होगा। इसकी मतलब यह है कि अगर उनका पूरा जो प्रभुत्व पश्चिम एशियाई राष्ट्रों पर है वो अगर समाप्त हो गया
तो उनका जो पेट्रो डॉलर है, जो कि उनकी इकोनॉमी का एक बहुत बड़ा स्तंभ है, उसको बहुत गहरी चोट पड़ेगी। डी डॉलराइजेशन रियल सेंस में वर्ल्ड में शुरू हो जाएगा और अमेरिका को इतना जबरदस्त इकोनॉमिक नुकसान होगा कि उसका आप अंदाजा नहीं लगा सकते। यही वजह है कि वो कभी सऊदी अरब के साथ न्यूक्लियर डील कर रहा है, कभी किसी के साथ कुछ कर रहा है। और ये बात आप मान लीजिए कि अमेरिका पश्चिम एशिया को छोड़ के जाने वाला नहीं है, ये बिल्कुल क्लियर है। ईरान और नो ईरान। दूसरी बात मैं बताता हूं कि मेरी जो हमारे काफी हम लोगों के जानकारी होती है, वहां के लोगों की आम भावना ये है, आप यू विल नॉट बिलीव, इट्स इंपॉर्टेंट इशू, कि वहां के जो अरब देशों के सुन्नी लोग हैं वो ये कहते हैं कि हमें जितना खतरा इजराइल से नहीं है, उससे ज्यादा खतरा हमें ईरान से है। तो ये भी चीज, जो ये माइंड सेट है, ये भी चीज हमको देखने की आवश्यकता है। तो अगर यूं ना तो अमेरिका वहां से जाएगा, और इस बात की पूरी पूरी संभावना है कि जो पश्चिम एशिया के देश हैं वो भी अमेरिका को यहां से जाने नहीं देंगे। अमेरिका के जाने का अर्थ सृष्टि ये होगा कि उनको किसी और के ऊपर निर्भर होने की आवश्यकता है। उनका अपना डिफेंसिव इंफ्रास्ट्रक्चर, अपनी डिफेंस कैपेबिलिटी इतनी नहीं है, और वो किसी और कौन रहेगा? ईरान से वो वैसे ही उनका 36 का आंकड़ा है। सऊदी अरब और हुती की ऑलरेडी लड़ाई चल रही है, शिया सुन्नी वाला इंपैक्ट है। तो मेरा ये मानना है कि ना तो अमेरिका पश्चिम एशिया छोड़ के जाने वाला है, और ना ही अमेरिका को ये पश्चिम एशियाई देश फिलहाल छोड़ने वाले हैं। सर, बहुत बड़ी बात हम आपने बताई दर्शकों को कि देखिए सर, ईरान की लगभग तबाही हो चुकी है। इन स्पाइट ऑफ दैट आपने बोला कि ईरान से बाकी देशों को खतरा है। ये देखिए चौंकाने वाला यहाँ पर आपने कहा है। और निपुण सर, मैं आपके पास आना चाहूंगी। ईरान के विदेश मंत्रालय के जो प्रवक्ता हैं, उन्होंने साफ कहा है कि जब भी यहाँ पर क्रूड ऑयल बढ़ता है, तेल और गैस के दामों में इजाफा होता है, तुरंत अमेरिका बैकफुट पर आता है। इज दिस पॉसिबल सर? क्या आपको लगता है कि ईरान का ये बयान सही है? क्या कहेंगे? नहीं, बिल्कुल सही बात है। और देखिए क्या है कि अभी देखिए अनंत सर ने बड़ा अच्छे से बताया ईरान को लेकर, और अमेरिका को लेकर जो स्ट्रेटजी है वो अच्छे से बताई। देखिए निश्चित रूप से अमेरिका को तेल का बड़ा एक मार्केट है, और अमेरिका उसको जानता भी है कि वर्ल्ड में जब एक हम हेजेमोनस पावर होते हैं, तो हमारी एक बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वर्ल्ड की जितने भी, चाहे वो फ्री नेविगेशन, तो आम जो चीज़ें वो सुचारू रूप से चले। दूसरा क्या, देखिए अमेरिका को उतना ज़्यादा इश्यूज नहीं हो रहे हैं जैसे हम देखें, लेकिन अमेरिका के जो अलाइज कंट्रीज हैं उनके ज़्यादा बड़े इश्यूज हैं। हाँ। जैसे हम देखें एशियन कंट्रीज में तो लगभग आपके कई देशों में सप्लाई जो है ऑयल की बंद हो चुकी है। अब वो जैसे जैसे हम ही लोग देखिए, हम लोगों को कितना सफ़र करना पड़ रहा है, हम भी अलग अलग कंट्री से टॉक्स करके चीज़ें करके मैनेज कर रहे हैं, तो वो उतना मैनेज हो नहीं पा रहा है। क्योंकि अभी तो हाल हम देखें जो मंदाब जो वेव है, वहाँ भी हम देखिए कि वहाँ पर भी हुतीस ने अटैक करना शुरू कर दिया है, अल वेव मंदाब जो स्टेट है। तो इससे भी पूरा का पूरा जो सप्लाई चेन है वो प्रभावित हो रही है। अब आपको दूसरा अफ्रीका के कोस्टल एरिया से होते हुए निकलते आपको आना पड़ रहा है। तो ये भी अमेरिका के लिए बड़ा सिर दर्द है कि भाई दुनिया के सब देश, और खासतौर से जो अमेरिका के जो लाइज हैं, उनको मुसीबत से निकलना पड़ रहा है। उधर अमेरिका खुद अपने आप को चाहता है कि हम भी ऑयल इंडस्ट्री में या इस प्रकार का जो इंडस्ट्री है उसमें अपने आप को क्या करें, रोल अदा करें, और अपने ऑयल को हम क्या करें, सेल करें। अमेरिका को दौर पुराना लगता है। पहले अमेरिका ने अपने रिजर्व बनाए थे, लेकिन आज अमेरिका देख रहा है कि मुझे रिजर्व से ध्यान हटकाना है, और अपने आप को क्या है कि रिजर्व के बजाय मुझे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को डिस्ट्रीब्यूट करना है, जो नए इनोवेशन उसको फोकस करना है। तो अमेरिका भी अपनी स्ट्रेटजी को बदल रहा है, लेकिन हाल फिलहाल स्थिति ये है, जितना ज़्यादा अमेरिका का कंट्रोल लूज होगा, उतना ही ज़्यादा मध्य एशिया, उत्तर एशिया, ये सब क्या होंगे, प्रभावित होंगे, और वो अमेरिका के लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। जी ठीक है। अनुज माथुर सर, मैं आपके पास आना चाहूंगी। सर देखिए, सेंटकॉम की रिपोर्ट के अनुसार सेंटकॉम ने साफ कहा था कि डोनाल्ड ट्रंप को अब कोई अटैक मत कीजिए, जितने अटैक आपने हवाई करने थे वो कर लिए 2 हफ्ते में। सर आपको लगता है कि ट्रंप यहाँ पर अमेरिकी जनता का या सेंटकॉम का, अपने फोर्सेस की बात भी मानते हैं? मतलब जब अटैक करने का मन होता है तो ट्रंप तो करते ही होंगे, लेकिन अभी हमने देखा कि अपने पांव उन्होंने पीछे खींचे। इसके पीछे का रीजन क्या बताएंगे सर आप? देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं कि मिलिट्री जब भी इस प्रकार की कैंपेन्स होती हैं, तो उसमें समय समय के बाद
एक टेक्टिकल पॉज लेने की जरूरत होती है, ताकि आप अपने आप को लॉजिस्टिकली और अपने आप को एडमिनिस्ट्रेटिवली एक बार दोबारा री इन्फोर्स कर सकें, ठीक है। हाँ। रीइंस्टेट कर सकें। तो शायद ये जो पिछली बार उन्होंने सीज फायर किया था, उसके बाद उन्होंने पूरी तैयारी करी। आप देखिए सीज फायर कर रहे हैं, आप पीछे हटने का अर्थ सृष्टि कैसे पता पड़ेगा? जी। पीछे हटना कब माना जाएगा? जब उनके कुछ भी, एक भी उनका शिप, एक भी उनका जवान, एक भी उनकी फोर्स, एक भी उनकी गन पीछे नहीं हटी है। उन्होंने तो, इसका अर्थ यह है कि वो जानते हैं कि दोबारा इस बात की पूरी पूरी संभावना बन सकती है कि आपको वहां रह करके इस युद्ध को आगे बढ़ाना पड़े। अभी इस युद्ध को एक, मुझे लगता है ये भी एक पॉज लिया है, प्रयास जरूर होगा कि बातचीत हो, क्योंकि इस समस्या का जो इवेंचुअल समाधान सृष्टि निकलेगा, जी। वो समाधान कूटनीति की मेज पर ही निकलेगा। वो समाधान आप बमबारी से, गोले बारूद से, ताकत के बल पर नहीं निकाल सकते। क्योंकि आज आप देखिए 3 साल से जिस प्रकार से गाजा को मटिया मेट किया जा रहा है, बावजूद उसके वहां पर कोई फाइनल आउटकम नहीं हुआ है। तो इस प्रकार ये बिल्कुल साफ है, और खास करके इस प्रकार के देशों में जहां पर की जिहाद से जन्नत तक का सफर और बदला बहुत बड़े रुतबे हैं, तो ये वही की वही बात चल रही है। आज आप देखिए ईरान क्या क्या बातें कर रहा है। ईरान कह रहा है हम जॉर्जिया मेलोनी को मार देंगे। ईरान कह रहा है कि हम ब्रिटेन में और फ्रांस में हमले करेंगे। ईरान ने कहा है कि यूक्रेन ने हमारे जहाज पे हमला किया, हम यूक्रेन से बदला लेंगे। ये सब चीजें उनके माइंड सेट को दिखाती हैं, और दृष्टि उस माइंड सेट में सिर्फ और सिर्फ ये 2 रुतबे हैं जो उनको गाइड कर रहे हैं। पहला रुतबा जिहाद करके जन्नत पाओ, और दूसरा रुतबा हर हाल में बदला ले। तो बदला और ये जन्नत, जब तक उनके प्रिडोमिनेंट थॉट उनका वो रहेगा सृष्टि, हाँ। तब तक मुझे नहीं लगता कि वो कहीं रुकने वाले हैं किसी भी प्रकार से। ये वो रिजीम है जिसने अपने खुद के लगभग 30 से 40, अलग अलग एस्टिमेट्स के हिसाब से 30 से 40 हजार लोगों को इस वजह से मार दिया क्योंकि वो खमेनी के खिलाफ उतर करके सड़कों पर आए थे। अपने खुद के देश में अपने खुद के लोगों को 30 से 40 हजार लोगों को जो मार सकता है, तो उसके लिए और कोई चीज मुझे लगता है मैटर नहीं करती। बिल्कुल। जितना भी दबाव डोमेस्टिक हो, ये हो, वो जो उनको समझ में आ रहा है। और आज आप देखिए जो उनकी लीडरशिप है, मुज्तबा खामनेई ने अपने पिता को, अपने बच्चों को, अपनी पत्नी को आंखों से मरते हुए देखा है। वो जो मंजर है वो बड़ी मुश्किल से उसके दिमाग से निकल के बाहर जाएगा। हाँ। और आज ही इज द वन हु इज कॉलिंग द शॉट्स। तो वो जो बदले का उनका जो माइंड सेट रहेगा, वो किसी भी हालत में उनको पूरी तरह से पीछे हटने पर मजबूर नहीं कर सकता। एक लाइन और मैं बोलना चाहूंगा सृष्टि, वो ये है कि ईरान ने अपने इसी माइंड सेट के चलते एक बहुत बेहतरीन मौका गंवा दिया। जो मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग हुआ था, MOU, उसमें अमेरिका ने इतने कंसेशंस दे दिए थे ईरान को कि उनको, अगर वो इसको एक्सेप्ट कर लेते, तो आज ईरान एक बहुत बड़ी अर्थव्यवस्था बनने के कगार पर होता। ये मैं आपको बता सकता हूं। जहां तक सवाल $300 बिलियन का है, $300 बिलियन अमेरिका कभी भी नहीं देगा। उनका उसमें भी उद्देश्य है, और वो उद्देश्य सृष्टि ये है कि वो $300 बिलियन का इन्वेस्टमेंट देंगे, और इन्वेस्टमेंट के कारण, इन्वेस्टमेंट को एक एक्सक्यूज बना करके वो ईरान में अमेरिका की कंपनीज जाकर के अपने पैर जमाएंगी। ये उनका कहीं ना कहीं मकसद मुझे नजर आ रहा है। बहुत इंटरेस्टिंग सर, आपने इतने अच्छे फैक्ट्स रखे। देखिए दर्शक भी सुन रहे होंगे कि ईरान में किस तरीके से ईरान की मानसिकता है, और सर आपने बहुत बेहतरीन तरीके से बताया कि जिस देश में 40,000 लोगों का कत्लेआम इस वजह से हुआ कि वो आयतुल्लाह अली खामेनी के अगेंस्ट में थे, तो आज तो ये अमेरिका है। निपुण सर, आप कैसे देख रहे हैं सर ने जो बातें साझा की है? क्या वाकई हम ये माने कि जितनी कैपेसिटी है, क्या अंत में एक भी बैलिस्टिक मिसाइल बचेगा तब भी ईरान अटैक करेगा? मतलब हम यही समझ के बैठे अब ईरान के लिए, राइट? देखिए, ईरान को बैलिस्टिक मिसाइल बनाने का जो सपोर्ट, अभी ईरान चल कैसे रहा है, ईरान का तो प्रोडक्शन बड़ा प्रभावी हो गया है। इसमें क्या ना, जो हमको फ्रंट पे दिख रहा है कि ईरान अकेले फाइट कर रहा है, वो मुझे लगता है गलत। हम थोड़ा सा कम समझेंगे ईरान को। ईरान को जो बैकएंड सपोर्ट मिल रहा है वो चीन और रशिया से मिल रहा है। और देखिए एक बात जानिए कि ईरान को मैं हमेशा बोलता हूँ कि ईरान इज द गेटवे ऑफ चाइना एंड रशिया। रशिया चाइना की जो एंट्री होगी वो आपका ईरान के थ्रू वेस्ट एशिया में होगी। किसी वजह से अगर ईरान आपका गिर जाता है या अमेरिका के कंट्रोल में आ जाता है, तो
इसका मतलब ये है कि वेस्ट एशिया से ये दोनों देशों का गायब हो जाना, उनके इंटरेस्ट कोई भी सदेगे नहीं, पूरा कंट्रोल किसका होगा, अमेरिका का। और आज चीन के लिए एनर्जी कितनी बड़ी बात है, आप जानती हैं भाई, भारत और चीन ये एनर्जी के मामले में भस्मासुर जैसे हैं, जितना चाहे उतना खत्म कर दें। बड़ी आबादी है तो बड़ी पॉपुलेशन, ज्यादा एनर्जी चाहिए, तो चीन के लिए तो बड़ी मुसीबत हो जाएगी। तो ऐसे में चीन इनडायरेक्टली पर्दे के पीछे मदद कर रहा है किसको, ईरान को, चाहे वो फंड से हो या रिसोर्सेज से हो या मिसाइल को लड़ने को लेकर हो। दूसरा, ठीक है। ईरान एक पुरानी सिविलाइजेशन है, और पुरानी सिविलाइजेशन होने के नाते लड़ने का जज्बा रखती है, और जैसे भी हमने बात करी कि लगातार फाइट को बनाए रखना, ये और लड़ने का ईरान के जज्बा सर अस्तित्व को लेकर देखने को भी जी। मिल रहा है। बहुत शुक्रिया मेजर जनरल अनुज माथुर सर आपका जुड़ने के लिए, जानकारी देने के लिए। निपुण सर आपका भी जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, कहीं मत जाइए, आप देखते रहिए इंडिया न्यूज।